लाखों की बात। ये एक और चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। किशनगढ़ में राम शास्त्री नाम का एक विद्वान पंडित रहता था। जब रात को वह सो रहा था, आप कौन है? राम शास्त्री, मैं शनिदेव हूँ। 5 वर्ष तक तुम्हारा और मेरा साथ रहेगा। कल सुबह होते ही मेरा प्रभाव तुम पर और अपने गांव वालों की नजरों में गिर जाएगा और सब तेरा बहिष्कार कर देंगे। लेकिन शनि महाराज, मेरा दोष क्या है? तेरे पूर्व जन्मों के पापों का प्रायश्चित रूप से 5 वर्ष की दरिद्रता के काटने होंगे, और इन वर्षों में तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा। इतना कहकर शनिदेव अदृश्य हो गए। तभी राम शास्त्री की नींद खुली। ओह, ये मैंने कैसा भयानक विचित्र सपन देखा है। सपन में सचमुच ही शनि देवता आए थे। असमझ में डूबा राम शास्त्री चारपाई पे लेटा रहा। नींद उसकी आंखों से उड़ गई। सुबह राम शास्त्री नहा धोकर अपने चबूतरे में बैठा भोजन कर रहा था। हे राम, राम शास्त्री जी, ये क्या हो गया? सात्विक भोजन के साथ फरमाश खा रहे हैं। लगता है राम शास्त्री धर्मभ्रष्ट हो गया है। हम उन्हें धर्मात्मा समझते थे, ये तो पापी निकले। लोगों की बात सुनकर राम शास्त्री आश्चर्य में डूब गया। ये लोग अनगलन कह रहे हैं। सादी साग रोटी को ये मांस क्यों बता रहे हैं? और जब सब लोग राम शास्त्री की बात को भला बुला कहते हुए वहां से चले गए, राम शास्त्री, देखा मेरा चमत्कार? ओह, तो ये सब आपका किया धरा था। हाँ राम शास्त्री। ओह, अब मेरा मेरा देखना सत्य सपना देखना सत्य था। उस दिन राम किशन को गांव वाले राम शास्त्री के विरुद्ध पंचायत की। चूंकि राम शास्त्री मांस भक्षण करने के ब्राह्मण वस्त्र तक कलंकित किया था, इसलिए इस गांव के सरपंच ने घोषणा करता हूँ कि आज से राम शास्त्री पूरे गांव में हुक्का पानी बंद। कोई भी आदमी आज से राम शास्त्री का साथ कोई संबंध नहीं रखेगा। यह सरासर अन्याय है। मैंने मांस नहीं खाया है। गांव के लोग साक्षात अपनी आंखों से तुम्हें सुबह मांस खाते देखा था। इस बारे में तुम्हारा कुछ और कहना है? सुनना बेकार है। सरपंच की इस घोषणा के साथ लोग वहां से अपने घरों के दिए और चल दिए। पंडित राम शास्त्री मुंह लटकाकर अपनी पत्नी जानकी तथा के साथ घर में चल पड़ा। घर पहुंचकर वह यह जानकर हक्के बक्के रह गए कि उसका तमाम कीमती सामान चोरी हो चुका है। जब लोग घटना राम शास्त्री कर यकीन हो गया कि सचमुच शनिदेव था, उसके प्रकोप हो गया है। एक दिन, स्वामी, ऐसा कब तक चलेगा जब घर में सब कुछ सामान चोरी हो जाने के साथ साथ गांव वाले भी हमसे बात तक नहीं करते? हाँ जानकी, अब तो भूखे मरने तक की नौबत आ गई है। अब कुछ सोचना पड़ेगा स्वामी। आप तो बहुत विद्वान है। कहीं ना कहीं कोई आपकी कहीं लाख रुपए की बात होती है। आप अपनी विद्यांतापूर्ण बातें को बेचकर धन कमाओ। यही उचित रहेगा। भला कौन खरीदेगा मेरी बातों को? सुना है ईश्वरनगर के राजकुमार धीर सिंह बहुत ही बुद्धिमान व दयावान है। आप उनके पास जाएं और अपनी बहुमूल्य बातों का को अवश्य उचित मूल्य पे खरीदेगा। तुम कहती हो तो मैं राजकुमार धीरज सिंह के पास अवश्य जाऊंगा। राम शास्त्री ने कुछ कागज पर कुछ बातें लिखने के बाद, जानकी, मैं सूर्यनगर की ओर जा रहा हूँ। रात होते ही वापस लौट आऊंगा। जरूर जाओ स्वामी, ईश्वर तुम्हारी सहायता करेंगे। और ईश्वर नगर के राजमहल में महारानी राजकुमार धीर धीर सिंह की उदंता उत्कंठा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वह रोज खजाने से धन निकाल कर व्यर्थ में लोगों को बांटता जा रहा है। इस प्रकार तो एक दिन खजाना बिल्कुल खाली हो जाएगा। महाराज, आप चिंता न कीजिए। आज ही राजकुमार को समझाऊंगी ऐसा ना करे।
और दोपहर होते ही पंडित राम शास्त्री श्रीनगर के राजमहल में पहुंचा। कौन है तुम? राजकुमार धीर सिंह से मिलना है। मैं उनसे कुछ बहुमूल्य बातें बेचना चाहता हूँ। ठीक है, तुम यदि रुको तो तुम्हारी पास सूचना दे आता हूँ, कहकर पहरेदार अंदर चला गया। राजकुमार जी, एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, उसे अंदर ले आओ। कुछ देर बाद राम शास्त्री राजकुमार धीर सिंह के सामने थे। कहो मानवो, आपको हमारे से क्या काम है? राजकुमार जी, मेरा नाम राम शास्त्री है। मैंने सुना है आप गुणी लोगों का बहुत आदर करते हैं। आपको ठीक सुना है शास्त्री। राजकुमार जी, मैं मेरे पास और तो कुछ नहीं है, आपको कुछ बातें बेचना चाहता हूँ। इतना कहकर राम शास्त्री ने एक कागज राजकुमार धीर सिंह के हाथों में दिया। और हमेशा इन बातों का याद रखें, जब मनुष्य तुम्हारा अच्छा वक्त है तो तुम्हारा पिता तुम्हारा साथी है, और उसके बाद नहीं। बुरे वक्त में माँ हमेशा काम आती है। अगर तुम सुख दुख से समान हो तो तुम्हारी बहन तुम्हारी है, वरना नहीं। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो ऐसे में मित्र काम आता है। पत्नी अपने पास है तो अपनी है, वरना अपनी नहीं है। चंचलपुरी के न- चंचलपुरी नगर में जो आगे सो पाए वही सो वह खोए। और कागज पर लिखी 6 बातें पढ़कर लगता है इन 6 बातों में कोई गूढ़ अर्थ हुआ। अतः मुझे इन आदमी का यह पत्र खरीद लेना चाहिए। शास्त्री जी, आप इन बातों का क्या मूल्य लेंगे? 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है, हम खजांची के नाम एक पत्र लिख कर देते हैं। पत्र देखते ही हुए आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे देगा। राजकुमार जी की जय हो। वास्तव में आप गुणी हैं। और राम शास्त्री का पत्र खजांची के पास पहुंचा हूं तो राजकुमार धीर सिंह ने इस पर कृपा दृष्टि राजकुमार धी- धीर सिंह का कृपा दृष्टि की है। राजकुमार धीर सिंह का अभी यह हाल है कि स्वर्ग नगरी का राजा बनने के बाद भगवान जाने क्या होगा। राजकोष का दिवाला निकल देंगे। खजांची के कहते हुए स्वर्ण मुद्राओं के एक बोरे में भरकर घोड़े पर लदवा दिया गया, जिसे देखकर राम शास्त्री प्रसन्नता से घर की ओर चल पड़े। शनि देवता तो कह रहे थे कि 5 वर्ष मुझे दरिद्रता काटने पड़ेंगे, लेकिन उसकी यह बात झूठी हो गई, क्योंकि आज मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं का मालिक हो गया। और राम शास्त्री कुछ ही दूर चला था। कहो राम शास्त्री, क्या हाल है? बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो। ओ शनि देवता, आप आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी पूरी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं जो इस समय मेरे पास है। राम शास्त्री, इतना गुमान न कर, जरा बोरे को खोल कर दिखाओ, क्या सचमुच स्वर्ण मुद्राएं हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, दिखाता हूँ। और जैसे ही राम शास्त्री ने बोरे को खोला, कुछ स्वर्ण मुद्राएं उसमें से कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकली निकालनी चाहिए। अरे, ये क्या? स्वर्ण मुद्राएं के स्थान पर कोयले? खजांची ने मुझे लूट लिया। स्वर्ण मुद्राएं के स्थान पर कोयले दे दिए। घबराहट में राम शास्त्री ने सारे बोरा पृथ्वी पर उल्ट दिया, लेकिन परेशान सा वह कोयले के ढेर देख रहा था। तभी पास खड़ा घोड़ा उछला और ल- लहरा कर पृथ्वी पर गिर गया, और कुछ देर में उसके प्राण त्याग दिए। हाय, यह भी मर गया। अचानक इसे क्या हो गया? राम शास्त्री, तुम्हारे ऊपर मेरा प्रकोप है की वजह से इस घोड़े में जान चली गई, और उधर सूर्यनगर के राजकुमार धीर सिंह पर भी संकट के बादल छा गए। क्या मतलब? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जहां तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम राजकुमार धीर सिंह के पास गए, उसको मुसीबत में डाल आए। राजा वीर सिंह आज से राजकुमार को 5 वर्ष के लिए अपने देश से निकाल दे दिया। ओह! खजांची ने खजांची ने तुम्हें बोरे में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भर कर दी थी। मेरे प्रकोप से वह स्वर्ण मुद्राएं कोयला बन गई, क्योंकि स्वर्ण मुद्राओं पर दुरुपयोग तुम्हारे दुर्भाग्य की छाया पड़ गई थी, और मेरे साथ साथ रहने के कारण इस घोड़े की मौत हो गई। तुम्हारी तुम्हारी इसकी हत्या के दोषी हो।
शनि देवता, आज मैं जान गया आप कुछ भी कर सकते हैं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, इस बार तो क्षमा कर देता हूँ, पर याद रखो 5 वर्षों तुम्हें अधिक दरिद्रता के काटने होंगे, अतः धनवान होने के झूठे सपने देखना छोड़ दो। लेकिन शनि देवता, जब मेरे सिद्धांत आने वाली दूसरी वस्तुओं पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो मैं किस प्रकार 5 वर्षों तक खाने पीने का प्रबंध करूंगा? यह 5 वर्ष जंगलों में लगे फल इत्यादि खाकर गुजारने होंगे। ठीक है शनि देवता, मैं से ऐसा ही करूंगा। राम शास्त्री इतना कहते ही शनि देवता से अदृश्य हो गई और राम शास्त्री खाली हाथ अपने घर की ओर लौट पड़ा। उधर सूर्यनगर के राजा वीर सिंह ने खजांची के पास बुलाया। खजांची, क्या आज भी राजकुमार ने किसी को धन दिया है? जी हाँ, आज राजकुमार धीर सिंह ने एक आदमी को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं के बदले में एक कागज खरीदा है। वो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं के बदले में धीर सिंह ने केवल एक कागज खरीदा है। इस प्रकार की बेफिजूल से राजकुमार खजाने को सिर ही खाली कर देगा। लगता है मुझे जल्दी ही कोई उपाय करना होगा। फिर राजा वीर सिंह ने तुरंत अब एक सूचना लिखकर खजांची को दी। इस राजमहल के द्वार पर लटका दो। जोग्य महाराज। आदेश पाकर खजांची लौटा। जल्दी ही वह यह सूचना राज द्वार पर लटका दी। जब राजकुमार धीर सिंह ने राजमहल के प्रवेश करने लगा तो उसकी दृष्टि सूचना पर पड़ी। राजकुमार धीर सिंह, तुम्हें सूचना किया जाता है, राजा वीर सिंह ने तुम्हें 5 साल के देश निकाल देते हुए आज इसी समय तुम्हें सूर्यनगर छोड़कर जाना होगा। यह हमारी आज्ञा है। राजा धीर वीर सिंह। पता नहीं पिताजी महाराज ने मुझे यह सजा क्यों दी है, लेकिन कुछ भी हो, मुझे उसके आदेश का मानना चाहिए। इसलिए, लेकिन राज्य छोड़ने से पहले अपनी माँ से मिल लूं। और धीर सिंह अपनी माँ के पास उसे सारी बात बताकर, माँ मैं आज सूर्य नगर छोड़कर चला जाऊंगा और 5 वर्ष बाद लौटूंगा। ठीक है बेटा, जब महाराज ने तुम्हें यह आदेश दिया है तो तुम्हें अवश्य इस आदेश का पालन करना चाहिए, कहकर महारा महारानी रत्ना ने एक अलमारी खोलकर स्वर्ण मुद्राएं और 5 थैलियां निकाल कर धीर सिंह को देती हुई बोली, लो बेटा, इन्हें रख लो, तुम्हारे काम आएगी। और धीर सिंह ने स्वर्ण मुद्राओं की थैलियां ली और अपनी पत्नी प्रीत कौर के पास पहुंचा। जब उसे राज्य छोड़ने की बात बताई, स्वामी सूर्यनगर छोड़कर जा रहे हैं, मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं यहाँ अकेले रहकर क्या करूंगी? नहीं प्रीत कौर, ऐसा असंभव है। क्यों स्वामी? माँ पिताजी रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जा सकती हैं, तो मैं क्यों आपके साथ क्यों नहीं जा सकती? प्रीत कुमार, हमसे जिद ना करो, हमें जाने दो। ठीक है स्वामी, मैं अपनी जिद त्यागती हूँ। प्रीत कुंवर, अगर तुम्हारा मन यहाँ न लगे तो तुम 5 वर्ष व्यतीत करने के लिए अपने पिता के पास जा सकती हो। हाँ, यही उचित रहेगा, अपने पिता के पास चली जाऊंगी। प्रीत कौर को समझा बुझाकर राजकुमार धीर सिंह राजमहल से निकल आया। धीरे धीरे वह धीरे घोड़े पर चढ़कर सूर्यनगर से चल पड़ा। राजकुमार धीर सिंह, तुम कहीं नहीं जानते इस समय तो हमारे दिल में क्या हालत है। तुम्हें सजा देने के सिवा कोई चारा नहीं था। हम दिल को पत्थर पर रखकर 5 वर्षों के लिए वियोग कैसे सहन कर जैसे तैसे सहन कर लेंगे। अपने पिता के विचारों से अनभिज्ञ राजकुमार धीर सिंह त्योर ही अनजाने सफर पर चल रहा था। राम शास्त्री जी ने ठीक लिखा था, जब तक तुम्हारा अच्छा समय है तुम्हारा पिता तुम्हारा साथी है। सचमुच, जैसे ही मेरा बुरा वक्त आया, पिताजी ने मुझे देश निकाला दे दिया, जबकि मेरी माँ ने मेरे बुरे वक्त में भी मेरा साथ दिया और मुझे चलते समय स्वर्ण मुद्राएं की 5 थैलियां दी। सच ही कहा है, बुरे वक्त में माँ काम आती हैं। चलते चलते वह भीमगढ़ राज्य पर पहुंचा। इस राज्य में राजकुमार मेरी बहन ज्योति का विवाह हुआ है। जब इस राज्य में आ पहुंचा तो क्यों ना अपनी बहन से भी मिलता चलूं, लेकिन ऐसी अवस्था में उसके एकदम मिलना उचित नहीं होगा। पहले किसी व्यक्ति द्वारा बहन बहन
तक अपने आने की सूचना भिजवा दूं ताकि वहां जाना ठीक रहे। अतः धीर सिंह ने समय सराय में जा पहुंचा और उसकी मालकिन राधा भटियारिन से बोला, ए भटियारिन, देश की राजकुमारी राजकुमार की पत्नी ज्योति मेरी बहन है। तुम राजमहल जाकर मेरी बहन से सूचना दे आओ कि मैं तुम्हारी सराय में ठहरा हूँ। इस कार्य के लिए तुम्हें 5 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ठीक है, मैं अभी राजमहल में जाकर आपकी बहन को सूचना देकर आती हूँ। तब तक आप सराय में रुककर आराम कीजिए। राधा भटियारी ने राजकुमार से 5 स्वर्ण मुद्राएं ली और राजमहल में ज्योति के पास जा पहुंची। रानी जी, आपके भाई मेरे सराय में ठहरे हुए हैं। उन्हें मुझे यह सूचना देने के लिए आपके पास भेजा है। मेरा भाई तेरी सराय में है? जी रानी जी, मेरा भाई 10 भाई इस राज्य में आता है तो तेरी सराय में क्यों ठहर रहा? यह तो सीधा मेरे पास राजमहल में आता। यह नहीं, उसके साथ सैनिक का हजूम होता। कोई अकेला थोड़ी ही आता। तू झूठ बोल रही है, जा भाग जा यहाँ से। ज्योति की बात पटियारिन को बोला क्या जवाब देती। वह चुपचाप वहां से लौट आई और सराय में ठहरे धीर सिंह के पास पहुंची। कहो भटियारिन, मेरी बहन ने क्या कहा? तुम्हारी बहन ने कहा अगर तुम उसके भाई होते तो सराय में न ठहरते, सीधे उसके पास आते। अकेले न आकर सैनिकों की फौज के साथ आते। वह तुम्हें अपना भाई मानने से इनकार कर देती है। ओह, मेरी बहन ने ऐसा कहा, इसका मतलब राम शास्त्री की लिखी तीसरी बात भी सत्य निकली। सचमुच, यदि सुख दुख में यदि मैं सुख सुविधा संपन्न होता तो मेरी बहन मुझे पहचानने से इनकार न करती। और कुछ सोचकर धीर सिंह ने 5 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और भटियारिन को देते हुए बोला, भटियारिन, एक बार फिर महल जाना जाना पड़ेगा और इन 5 स्वर्ण मुद्राएं को मेरी बहन ज्योति को मेरी ओर से दे आना। राजकुमार जी, आपकी बहन अब राजकुमार, जब आपकी बहन ने आपको भाई मानने से इनकार कर दिया तो आप यह स्वर्ण मुद्राएं क्यों देना चाहती हैं? कुछ भी हो भटियारिन, मेरी वह मेरी बहन है। भटियारिन एक बार फिर राजमहल में ज्योति के पास पहुंची। रानी जी, मेरी सराय में ठहरा हुआ युवक अपने आप को आपका भाई बताता है उसने आपके लिए 5 स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई हैं। लगता है सराय में ठहरा हुआ युवक मेरा भाई धर्म सिंह ही है। शायद पिताजी महाराज से किसी कारणवश उसे राज्य से बाहर निकाल दिया है। अच्छा हुआ मैंने अपने उसे भाई मानने से इनकार कर दिया, वरना अगर लोगों को पता चल जाता तब मेरे भाई की ऐसी दशा है तो मेरी कितनी हठी होती। भटियारिन वापस राय पहुंची। भटियारिन, तुमने मेरे तुम्हें मेरे कारण बहुत परेशानी उठानी पड़ी। मेरी ओर से ये 5 स्वर्ण मुद्राएं और रख लो। र, राजकुमार, मुझे दुख है तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ उचित व्यवहार नहीं किया। और धीर सिंह भीमगढ़ से रवाना हो गया। राम शास्त्री की चौथी बात आजमाने के लिए अब मुझे अपने मित्र कुशल देव के पास चलना चाहिए। कई दिन का सफर तय करते हुए धीर सिंह कुशलगढ़ के राजा कुशलदेव के पास पहुंचा। मित्र धीर सिंह, तुम इस हालत में? हाँ कुशलदेव, यह मैं ही हूँ। मेरे पिताजी महाराज ने मुझे 5 वर्ष के लिए सूर्यनगर से निकाला दे दिया था। मैं 5 वर्ष तुम्हारे राज्य में रहकर बिताना चाहता हूँ। मित्र धीर सिंह, तुम मेरे मेरे हो। तुमने से संबंध है। एक तो मेरे मित्र हो, दूसरी ओर मैं तुम्हारी पत्नी, आपस में जुड़वा बहनें हैं। 5 वर्ष तुम जब तक मेरे राज्य में रहना चाहो खुशी से रह सकते हो। मैं तुमसे ऐसी ही आशा थी कुशलदेव। और अभी वार्तालाप कर रहे थे, राजा कुशलदेव की पत्नी रानी जीत कौर ने प्रवेश किया। धीर सिंह जी, आप यहाँ? रानी जीत कौर, जब धीर सिंह जी 5 वर्ष तक हमारे पास रहेंगे। यह कहकर कुशलदेव ने अपनी रानी जीत कौर को सारी बात बता दी।
सारी बात जानकर हमें खुशी है कि विपत्ति की घड़ी में आपने अपना समझा। यह राजमहल आपका है, आप जब तक चाहे रह सकते हैं। मैं तुम दोनों का आभारी हूँ। और राजा कुशलदेव, तुम राजकुमार धीर सिंह को अन्य महल में ठहराव दिया और सुख सुविधा का सारे साधन जुटा दिए। उधर राजकुमार धीर सिंह अपनी पत्नी प्रीत कुमार महारानी रत्नमाला से बोली। उधर राजकुमार धीर सिंह की पत्नी प्रीत कौर महारानी रत्नमा रत्नमाला से बोली, माता जी, मैं कुछ दिन के लिए अपने पिता के पास चंदन नगर जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे दिल की हालत अच्छी प्रकार से जानती हूँ प्रीत कुमार। धीर सिंह ने जाने तुम्हारा के धीर सिंह जाने से तुम्हारा मन दुखी है। ठीक है, तुम्हारे चंदन नगर जाने का प्रबंध करवा देती हूँ। रहने वहां रहने के तुम्हारा मन कुछ बहल जाए। महारानी रत्नावली की आज्ञा से तुरंत एक रथ यात्रा के लिए तैयार कर दिया गया। प्रीत कुंवर उसमें बैठकर चंदन नगर की ओर चल पड़ी। और प्रीत कुंवर चंदन नगर में पहुंचे। बेटी प्रीत कुंवर, तुम अकेली आई हो? राजकुमार धीर सिंह कहाँ है? बेटी, तुम्हारी बात सुनकर मुझे तब प्रीत कौर ने राजकुमार धीर सिंह को देश निकाला दिए जाने की बात बता दी। बेटी, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। तुम यहाँ चली आई, तुमने ठीक किया। तब तक जब राजकुमार धीर सिंह सूर्यनगर न लौट आए, तुम हमारे पास ही रहो। जी पिताजी। और घटना के ठीक 4 वर्ष बाद, मित्र कुशल देव, हमने 4 वर्ष तुम्हारे राज्य में गुजारे, इसके लिए तुम्हारा आभारी हैं। लेकिन अब यहाँ से जाना चाहते हैं। लेकिन तुम तो कहा था कि तुम्हें 5 वर्ष यहाँ रहोगे। मित्र, अभी मुझे 1 वर्ष के अंदर अंदर कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, इसलिए मुझे जाने दो। जैसी तुम्हारी इच्छा मित्र। और चलते समय धीर सिंह कुलसदेव की पत्नी अपनी साली जीत कौर से बोला, जाते जाते मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कही, हाँ आप कहिए तो सही, आपको क्या चाहिए? धीर सिंह एक पल के लिए झिझका, फिर हिम्मत करके बोला, मुझे आपके गले में 9 लखा हार चाहिए। 9 लखा हार? आप इसका क्या करेंगे? यह अभी न पूछो, उचित समय आने दो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। यह बात नहीं है जीतपाल, मैं डरती हूँ कहीं यह बात महाराज को ज्ञात न हो जाए। मैं बाग में तुमसे छिपकर मिलने आती हूँ। 15। और प्रीत को डरो नहीं, हम तुम्हारी मुलाकातों की भनक भी न लग पाएगी। और दोनों की वार्तालाप धीर सिंह के अंदर अंदर क्रोध सुलग उठा। प्रीत कौर का चरित्र इतना गिरा हुआ होगा, मैंने सपने में भी ना सोचा था। कुछ सोचकर धीर सिंह झाड़ियों से निकला। अलख निरंजन, तुम कौन और इस उद्यान में किस लिए घूमने दिया? नादान प्रीत कुंवर, क्या तू यह नहीं जानती कि रमते जोगी और बहते पानी को कोई नहीं रोक पाया? तो तुम मेरा नाम भी जानते हो। हमें तो यह भी जानते हैं कि तू सूर्यनगर के राजकुमार धीर सिंह की पत्नी है और इस युग जीतपाल से प्यार करती है। ओह, तो बहुत पहुंचा हुआ और साधु है, सब कुछ जानता है। अगले ही पल प्रीत कुमार ने जल्दी ही जीतपाल के कान में फुसफुसाती हुई, जीतपाल, मुझे यह महात्मा कोई सिद्ध पुरुष लगते हैं, हमें इससे आशीर्वाद लेना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो प्रीत प्रीत कुंवर। और प्रीत कुंवर ने जब समय अपने जुड़वा बहन जीत कुंवर के जैसा इनोला का हार पहने रखा था, अब मैं चालाकी से इसकी दोनों हारों की अदला बदली कर दूं देता हूँ। और तभी प्रीत कुंवर ने जीत पाल की श्रद्धा में धीर के चरणों में झुके, बाबा हमें आशीर्वाद दो, हमें अपनी आपको पहचानने में भूल हो गई थी।
और धीर सिंह ने पहले जीतपाल को उठाया, फिर प्रीत कौर के कंधे पकड़कर ऊपर उठाया और कहा, हम जानते हैं प्रीत कौर, तुम इस समय अपने पति और प्रेमी के प्यार के बीच फंसी हुई हो। तुमने सोच नहीं पा रही कि तुम पति के हाथ थामे या प्रेमी का। आप सच कह रहे हैं बाबा, मेरे मन की दशा आजकल सचमुच ऐसी ही है। जब धीर सिंह ने प्रीत कौर के कंधे को पकड़कर उसे अपने कदमों पर से उठाया, तो उसी समय उसे सिरता ही उसके गले में पड़े नौ के हार की कड़ियां तोड़ दी। और उस समय प्रीत कौर को कुछ पता न चला, लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि पृथ्वी पर पड़ी, हाय मेरे नौलखे हार की कड़ियां टूट गई। क्या होगा पिताजी महाराज को, मैं क्या जवाब दूंगी। ओह यह तो बहुत बुरा हुआ। घबराओ घबराओ नहीं प्रीत कुमार, हम तुम्हारे हार को अभी ठीक किए देते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं बाबा, हमारे लिए कोई बात असंभव नहीं है। तब ठीक है बाबा। और अगले पर जमीन पर पड़ा नौलखा हार उठाया, धीर सिंह को दिया। अब तुम दोनों कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लो, मैं अपनी विद्या के बल पर तुम्हारे हार को कुछ ही क्षणों में ठीक कर दूंगा, जो आज्ञा बाबा। और जैसे ही दोनों ने अपनी आंखें बंद करी, धीर सिंह ने प्रीत कौर का टूटा नौलखा हार की लड़ियों को अपने झोले में डाली और अगले ही झोले में पहले से पड़ा हुआ अजीत कुमार का नौलखा हार निकाला। अब तुम दोनों अपनी अपनी आंखें खोल लो। दोनों ने कहते ही अपनी आंखें खोली और अगले ही पल और अरे सामने अपने तो अरे आपने तो पल भर में मेरे हार को ठीक कर दिया बाबा, सचमुच सही बाबा, कोई सिद्ध योगी है। लेकिन बाबा आपने मेरी समस्या का समाधान नहीं किया। मैं दो राह पर खड़ी हूँ, मुझे नहीं सूझ रहा मैं कौन से रास्ते पर चलूं, कर्तव्य के पथ पर या प्यार के पथ पर। प्रीत कौर, अभी तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए उचित समय नहीं आया। समय आने पर तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए बाबा, मेरा राजमहल वापस जाने का समय हो गया। ठीक है, जाओ, भगवान तुम्हें दोनों को सदा सुखी रखे। और फिर दोनों जाने के पश्चात धीर सिंह को बाग से बाहर आ गया। राम शास्त्री की बातों की 1 लाख मुद्राएं ठीक ही ली थी, लेकिन एक एक बात सही उतरी उतरती जा रही है। उसने मुझे ठीक लिखा था कि पत्नी अगर आपके पास हो तो आपकी है, वरना आपकी नहीं। अगर मैं चंद्रनगर में न आता तो प्रीत कुंवर का चरित्र के बारे में कभी पता न चलता। सराय में आकर धीर सिंह ने अपने साधु वेश को उतारा और अपने कपड़े पहने। मुझे चंचलपुरी जाकर राम शास्त्री की लिखी अंतिम बात को आजमाना चाहिए। फिर धीर सिंह वहां से चल पड़ा। चलते चलते चंचलपुरी जा पहुंचा। सबसे पहले मुझे अपने किसी सराय में चलकर अपने ठहरने का प्रबंध करना चाहिए। जल्दी ही धीर सिंह एक सराय में जाकर ठहर गया। जब सराय की मालकिन उसे खाना देख लेकर आई, माता जी, मैं जब से राज्य जब से इस सराय में आया हूँ तब से आपका उतराव चेहरा देख रहा हूँ। क्या बात है माँ, आप परेशान क्यों हैं। बुढ़िया ने खाने का थाल चौकी पर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। अरे आप तो रोने लगी, चुप हो जाओ और अपने रोने का कारण बताओ। धीर सिंह ने काफी समझाने बुझाने पर बुढ़िया चुप हुई और बोली, बेटा इस देश के राजकुमार चंचल हर रात एक मनुष्य बेटा इस देश का राजकुमार चंचल हर रात एक मनुष्य का खून पीती है, और हर रोज नगर में एक मनुष्य उसके पास जाता है और सुबह राजकुमारी के कमरे में मृत मिलता है निकलता है। आज मेरे पुत्र की बारी है। कुछ ही देर में राजा चंचल चंचल सेन के सैनिक आएंगे और मेरे इकलौते बेटे को पकड़ कर ले जाएंगे। अब तुम ही बताओ बेटे, मैं हंसूं या रोऊं। ओ यह बात है, घबराओ मत माँ, तुम्हारे बेटे के स्थान पर आज मैं राजकुमारी चंचल के पास जाऊंगा। यह तुम क्या कह रही हो बेटे। राजकुमारी राजकुमारी चंचल
तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगी। कुछ भी हो माँ, आज मैं राजकुमारी चंचल के पास जाऊंगा। अच्छा बेटे, तेरी ऐसी मर्जी तो ठीक है। और माँ, तुम मुझे राजकुमारी चंचल के बारे में विस्तार से बताओ। बेटा, आज से 1 वर्ष पहले राजकुमारी चंचल एकदम ठीक थी। अचानक न जाने क्या हुआ। वह हरदम नींद में रहती है। वह केवल रात को जागती है और प्रतिदिन एक मनुष्य का खून पीती है। राजा चंद्रसेन ने की पुत्री की इस हरकत से परेशान हो उठे हैं। उन्होंने एक वीरान महल में राजकुमारी चंचल को ठहरने का प्रबंध कर दिया है, और वहीं प्रतिदिन राजा के सेवक एक मनुष्य को ले जाकर छोड़ देते हैं। चंचल रात को उस मनुष्य का खून पीती है। राजकुमारी चंचल, इस प्रकार मनुष्य का खून पीने का कोई न कोई रहस्य अवश्य होगा। मुझे उस रहस्य को ढूंढना होगा। और शाम होती है। बुढ़िया, तेरा बेटा कहाँ है? हम उसे लेने आए हैं। बुढ़िया, माँ के बेटे के स्थान पर आज तुम मुझे ले चलना, साथ में चलूंगा। परदेसी क्यों बिना मौत मरना चाहता है? तुम कुछ भी कहो, लेकिन बुढ़िया के बेटे के स्थान पर मैं जाऊंगा। हमें क्या फर्क पड़ता है? बुढ़िया का बेटा न सही, तुम ही सही। चलो, तुम चलो। और धीर सिंह तलवार कमर पर बांध कर दोनों के साथ चल पड़ा। पहरेदार ने उसे ले जाकर राजकुमारी चंचल के कमरे में धकेल दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। ओह, तो यह है राजकुमारी चंचल सोई हुई, कितनी सुंदर लग रही है। इसे देखकर भला कौन कह सकता है यह मनुष्य का खून पीती है। मुझे सैया के पास खड़े होकर देखना चाहिए राजकुमारी की नींद कब खुलती है। इस प्रकार खड़े खड़े वह आधी रात बीत गई, लेकिन नींद की झपकी आने लगी। और रामा शास्त्री की बताई बात याद करते हुए पूरी तरह सजग होकर राजकुमारी चंचल की ओर देखने लगा। राज रामा शास्त्री के अनुसार मुझे चंचलपुरी में सोना सोना नहीं, और आधी रात बीत गई। अभी तक तो राजकुमारी ने आंखें नहीं खोली। पता नहीं राजकुमारी कब आंखें खोलेगी। और आधी रात बीत बीते हुए काफी समय व्यतीत हो गया। अरे, राजकुमारी चंचल अपना मुंह खोल रही है। और राजकुमारी चंचल ने अपना मुंह खोल खोल दिया, और धीरे 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 उसके साथ उसके आंखें भी खोल दी। अरे, राजकुमारी के मुंह में तो सरप निकल रहा है। और सरप राजकुमारी चंचल के मुंह से निकलकर पुकार मारता हुआ उससे बोला, "फिस, तू मरने के लिए तैयार हो जा। अब मैं तेरा खून पीऊंगा।" ओह, तो तू है जो प्रतिदिन मनुष्य का खून पीता है, और नाम राजकुमारी चंचल का बदनाम होता है। सरब कुछ न कहा और तीव्रता से धीर सिंह की ओर झपटा। धीर सिंह ने म्यान में तलवार खींच ली और अगले ही पल सांप के टुकड़े कर दिए। और राजकुमारी चंचल की सैया पर उठी और उससे बोली, मुझे उस मुझे इस सांप से मुक्ति दिलवाने वाले देवता आप कौन हैं? राजकुमारी चंचल, मैं कोई देवता नहीं, मैं तो तुम्हारी तरह ही एक साधारण मनुष्य हूँ। मेरा नाम धीर सिंह है। तुम मुझे यह बताओ, यह सिर्फ तुम्हारे मुंह में किस प्रकार घुसा था? करीब 1 साल पहले मैं सखियों के साथ राज उद्यान में आंख मिचौली खेल रही थी। तभी मुझे प्यास लगी। मैंने पास ही सरोवर से अंजलि भर कर पानी पीना चाहा। सरोवर के पानी में यह सरप प्रकट हुआ, और इसने मुझे से कहा, अगर मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके लोगों को अपना शिकार बनाऊं, तो मुझसे इतना कहकर यह मेरे इसने मुझसे कहा कि अब मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके लोगों को अपना शिकार बनाऊंगा। इस इसके इतना कहकर मेरे मुख में प्रवेश कर गया, और इसके ऐसा करते ही मैं अचेत हो गई। उसके बाद अभी होश में आती हूँ, और रात्रि को मनुष्य का खून पीने के बाद यह मेरे शरीर से बाहर निकलता है। राजकुमारी चंचल, अब तुम्हें सर्प से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम चैन से नींद सो सकती हो। सुबह होने पर चलो, कक्ष खोल खोल कर
रात वाले युवक की लाश राजकुमारी के चंचल के कमरे से बाहर निकाले। हाँ जल्दी करो, उसकी लाश का क्रियाक्रम भी तो करना है। जब दोनों पहरेदार कक्ष के अंदर प्रवेश किया, अरे ये युवक तो जीवित है, राजकुमारी चंचल भी जागी हुई है अवस्था में बैठी है, यह चक्कर क्या है? दोनों व्यक्ति दोनों की ऐसी हालत देखकर धीर सिंह हंस पड़ा। घबराओ नहीं, दोनों भूत नहीं जीवित मनुष्य हैं। तभी धीर सिंह जी, आओ अपने पिता के पास ले के चलती हूँ। कुछ देर बाद दोनों राजा चंचल सेन के सामने थे। राजकुमारी चंचल ने सारा ही घटना जानने के बाद धीर सिंह बोला, राजकुमारी धीर सिंह, हम तुम्हारी वीरता देखकर खुश हुए, तुम्हें एक विनती करना चाहते हैं। कहिए महाराज, क्या आज्ञा है? मैं अपनी पुत्री चंचल का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। तुम्हें से ज्यादा उपयुक्त वर्ग चंचल के लिए कोई न मिलेगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। दूसरे दिन सुमुहूर्त देखकर राजकुमारी धीर सिंह व राजकुमारी चंचल का परिग्रहण संस्कार हुआ। विवाह के बाद राजकुमार धीर सिंह बहुत समय तक चंचल नगरी में रहा। जब 5 वर्ष समाप्त होने में एक सप्ताह शेष रह गया, महाराज अब मैं अपने देश वापस जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। राजा चंचल सेन की आज्ञा पाकर राजकुमार धीर सिंह अपनी पत्नी राजकुमारी चंचल को अपने साथ ले चंचल नगरी की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसका रथ चंदन नगर में पहुंचा। राजकुमारी चंचल इस देश का राजा की पुत्र पुत्री प्रीत कौर मेरी प्रथम पत्नी है। मैं उसे अपने साथ विदा करवाए करा कर ले जाना चाहता हूँ, यदि तुम आज्ञा दो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप प्रीत कौर को अपने साथ विदा करा कर ले जा सकते हैं। और तब तक राजा राजकुमारी चंचल व सैनिक एक भवन में ठहरा कर धीर सिंह राजा चंद्र सेन के पास पहुंचा। आओ राजकुमार धीर सिंह, महाराज मैं प्रीत कौर को लेने आया हूँ, कृपया उसे विदा कर दीजिए। ठीक है बेटा। राजा चंद्रसेन ने उसी समय राजकुमारी प्रीत कुंवर को धीर सिंह के साथ विदा कर दिया। बेटा कुछ दिन हमारे पास रुक जाते तो ठीक रहता। नहीं महाराज, यह संभव नहीं है। पिताजी महाराज सूर्यनगर में मेरी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। राम में उसने राजकुमारी चंचल को अपने साथ ले लिया और राजकुमार धीर सिंह ने दूसरा विवाह कर चुके हैं। चलते चलते जब सूर्यनगर की सीमा के पास पहुंचे, आज 5 वर्ष पूरे होने में अभी एक दिन शेष है, इसलिए मुझे आज नगर में नहीं जाना चाहिए। और धीर सिंह ने वहां तंबू गड़वा दिए। और जब राजकुमार धीर सिंह ने अपने तंबू में आराम कर रहे थे, प्रीत को और मन बहलाने के लिए शतरंज खेलना चाहते हैं, जैसे आज्ञा। और प्रीत कौर ने तुरंत सेवक से शतरंज मंगाई और राजकुमार धीर सिंह के साथ खेलने बैठ गई। प्रीत कौर शतरंज खेलने में माहिर थी, था वह धीर सिंह को मात पर मात देने लगी। स्वामी, आप मुझसे जीत नहीं पाओगे। शतरंज में तुम हमसे भले ही जीत जाओ, लेकिन बाजी तुम हमसे हार चुकी हो। कौन सी बाजी स्वामी? प्यार की, कर्तव्य की बाजी। बाजी कुंवर, मैं भला मैं आपका मतलब नहीं समझी स्वामी। धीर सिंह ने मातम किए हुए गातम किए हुए नीचे नौलखा हार निकाला और प्रीत कौर को दिखाता हुआ बोला, इस नौलखे हार को पहचानती हो प्रीत कौर? यह नौलखा हार तो बिल्कुल मेरे नौलखे हार जैसा है। यह तुम्हारे हार जैसा नहीं प्रीत कौर, बल्कि यह तुम्हारा ही हार है, जो चंद्रनगर के राजकीय उद्यान में जीतपाल के समक्ष टूटा था। यह आप सब कैसे जानते हैं स्वामी? राजकीय उद्यान में तुम्हें साधु मिला था, वह मैं था। धीर सिंह की सारी बात जानकर अब मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मुझे पहले ही ये और अपमानित करें, मुझे अपने सीना काट कर में कटार घोप कर आतन हत्या कर लेनी चाहिए। और प्रीत कौर ने तेजी से एक रखी तिपाही पे कटार उठाई। आह,
जी जी, ये आपने क्या किया चंचल? मैं विश्वासघातिनी हूँ, मेरी यही सजा है। और कहते हुए प्रीत कौर की गर्दन एक और लुढ़क गई और जीत कौर तुरंत सेवक को बुलाया और शव को ठिकाने लगवाने की आज्ञा दी। उस रात चंचल और राजकुमारी धीर सिंह ने बिताई यह रात चंचल और राजकुमार धीर सिंह ने बिताई और दूसरे दिन सूर्यनगर की ओर चल पड़े। उधर जंगल में कंदमूल तोड़कर पंडित राम शास्त्री घर वापस आ रहे थे तो उसके सामने शनि देवता प्रकट हुए। राम शास्त्री, तेरे दुखों के 5 वर्ष समाप्त हो चुके हैं, अतः मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। अब क्या अब मेरे अच्छे दिन लौट आएंगे? शनि देवता, हाँ। इतना कहकर शनि देवता अदृश्य हो गई और राम शास्त्री खुश होता हुआ घर की ओर चल पड़ा। उधर धीर सिंह का रथ गुजर रहा था। राम शास्त्री को देखकर चौंका, अरे ये तो वही पंडित राम शास्त्री ने, इसकी हालत कैसे हुई? और धीर सिंह राम शास्त्री के पास रथ रुकवाया। राजकुमार, आप राम शास्त्री, हम हमने तो तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी थी, तुम्हारी यह दरिद्रता अवस्था कैसे हो गई? राम राजकुमार जी, यह सब शनि देवता की कृपा। क्या मतलब? राम शास्त्री ने सारी बात राजा राजकुमार धीर सिंह को बताई। सारी बात जानकर, राम शास्त्री, तुम एक गुणी आदमी हो, तुम्हारी लिखी बात पर चलकर हमने नए नए अनुभव किए, इसलिए हम अपने पूज्य पिताजी से कहकर तुम्हें राज दरबार में उचित पद दिलवाएंगे और तुम हमारे साथ सूर्यनगर चलो। जो गया राजकुमार। और राजकुमार धीनसेन राम शास्त्री के साथ सूर्यनगर में पहुंचे। राजा धीर सिंह 5 वर्षों बाद पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और धीर सिंह के कहने पर राम शास्त्री को श्रीनगर का राज पंडित बना दिया गया और राम शास्त्री अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्ण दिन व्यतीत करने लगे। समाप्त दोस्तों।